मैंने 3। तो ये सोडियम Na क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। NO3 क्या है? नाइट्रेट। इधर यहाँ पे लिखे है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट नहीं लिखे है, तब कौन गुना हम कर दिए? अब आया कि समझ में? सोडियम धन मूलक में से ऋण मूलक से लिया हाइड्रोक्साइड। तो Na का हुआ 1 और OH का हुआ 1। 1 को हटा देंगे तो बना NaOH। NaOH। उसी तरह बाबू अब फिर चलिए धन मूलक में से लिया मैग्नीशियम का लिए ऋण में हाइड्रोक्साइड रहने दीजिए, यानी उसके सब से हाइड्रोक्साइड से कराइए। तब मैग्नीशियम का होता है Mg। क्या होता है? और Mg कितना होता है? 2। OH का कितना होता है? 1। आप बताइए ये अलग अलग गया तो इसको दे देता है इसको देते हैं, तो कहते हैं Mg। एक नहीं लिखाता है, एक नहीं लिखाता है। OH का होल 2। OH का होल 2 दोनों के लिए तो है हो। तो यही हो गया इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आंसर, नहीं उसका फार्मूला सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कोई दिक्कत? अब चलते हैं फिर इसमें से ले लीजिए एल्युमिनियम। क्या ले लीजिए? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसी तरह बढ़ते चल जाइएगा तो लास्ट में आ जाइएगा आप कहाँ तक? 3 तक, एस्टेनिक तक। एस्टेनिक तक तो आप लिखेगा Al3 Al और OH 1। तो इसको देगा तो हो जाएगा Al1। तो 1 तो लिखा था नहीं है, और OH का होल 3। OH क्या है? होल 3। कोई दिक्कत है होगा? समझ में आ गया ना? कितना लोग को समझ में आ गया बाबू? सबको आ गया? फिर भी हम समझा रहे हैं, आपको नहीं आया? कोई बात नहीं है। आप दोनों उतारे हैं परसों? उतारे हैं ना? तो बाबू हम पहलका वाला में ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। ऊपरला वाला में ले लिए सोडियम ले लिए। हाँ, बारी बारी इसी तरह करते करते आपको जाना है कहाँ तक? एस्टेनिक तक। कहाँ तक जाना है? यहाँ देखिए ना, कोई भी जो लिखवा है ना एस्टेनिक तक ले रहे हैं। अच्छा, आपको एक हाइड्रोजन नहीं ले रहे हैं। हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिए हैं कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में थोड़ा दिक्कत होगा। जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो हम आपको सोडियम से आगे बढ़ाए हैं कि ताकि हाइड्रोक्साइड के साथ आपको समझ में आसानी से पहले आ जाए। ठीक है, अब हम लेते हैं पहले सोडियम। इसी तरह आपको चल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके कौन सी है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोना हाइड्रोक्साइड, कॉपर, चांदी हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस तरह चलना है। कॉपर में चलेंगे तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक लेंगे। अब सब समझ में आ रहा है? अरे उसके से उसमें से लेकर बनाना है। दूसरा का लेंगे तो आइए, नाइट्राइड है, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड। फिर लेंगे हम सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। ऐसा ही पढ़ना है। उसके बाद से हम लेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इस तरह फिर आपको जाना है नीचे तक। कहाँ से जाना है? हाँ, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नाइट्राइड रहेगा सभी के साथ ही। अब फिर जब ये खत्म हो जाएगा ना तो फिर अगले में हम नाइट्राइड का कथी है उसमें? आयोडाइड है। तो फिर लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, आइए हाइड्रोजन H1 N3। हाइड्रोजन क्या होता है? H1। नाइट्राइड क्या होता है? N3। एक दूसरे के दे देगा तो क्या होगा? H3N, H3। सोडियम Na1, नाइट्राइड 3। जब अलग अलग है तो एक दूसरे को चेंज करेगा Na3N। समझ में नहीं आ रहा है। और वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन H है, इसकी संयोजकता कितना है? 1 है। यहाँ नाइट्राइड N है, इसकी संयोजकता कितना है? 3 है। तो अलगे अलगे है तो एक दूसरे को दे देता है। तो पहले H लिखाएगा, H3 को दे दिया है, H3 नहीं लिखा, 3 H में चला गया है तो H3 लिखाएगा। N को 1 मिलाते हैं, 1 नहीं लिखाता है। बड़ा समझाया? यहाँ पे आओ,
सोडियम का एक होता है, सोडियम का एक होता है, Na1 हो गया। मान लो अभी नहीं है तो सोडियम का नहीं लिखा था संकेत N है, असंयोजकता 1 वैलेंसी। नाइट्राइड का N3 नहीं लिखा है सब, N3 इसलिए उनका याद करो लोग। तो इसको दे दिया जाएगा, इसको ही दे दिया जाएगा Na3 Na वो तो एक नहीं लिखाता है, ऐसे इसलिए ही तो है। कन्फ्यूजिया गए। हाँ, तो मत कन्फ्यूजिया हो, कन्फ्यूजिया कह रही है, यहाँ ध्यान नहीं दो। लिखे इसीलिए। हाँ एक कहे लिखे, एक नहीं लिखाता है, बार बता रहे एक नहीं लिखाता है। यहाँ Mg क्या होता है मैग्नीशियम का? अरे मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का क्या होता है? और नाइट्राइड का क्या होता है? अब ये इसको देगा, ये इसको देगा। Mg3 N अब 2 लिखाएगा, अब 2 लिखाएगा, समझ गया? अब यही तरह मैग्नीशियम, उसके बाद से एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह करते हुए आपको एस्टेनिक दे जा रहा है। क्या दे रहा है? कोई सब तो एस्टेनिक वाला बनेगा, एस्टेरस वाला तो बता दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सर फेरस है, सुनो फेरस नाइट्राइड, फेरस नाइट्राइड। अच्छा आप लोग को ऑक्साइड उसमें लिखवाया है कोई? ऑक्साइड उसमें ऑक्साइड का लिखवाया है ना? ऋण मूलक में देख लीजिए, ऋण मूलक में ऑक्साइड नहीं है, सर कौन क्वालिफिकेशन नहीं आया था देखिए। अच्छा अब देख रहा है, पहले मत कीजिए, नहीं है। आप लोग सब लोग जोड़ लीजिए उसमें ऑक्साइड, ऑक्साइड O2 होता है सर किसमें? ऋण मूलक में, ऑक्साइड O2 बउआ लिख लो लेगा। हाँ ऋण मूलक में जोड़ दीजिए तो ऑक्साइड O2 होता है, ऑक्साइड O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लीजिए इधर, बाद में नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए इधर फेरस नाइट्राइड दिया है। क्या दिया है? ए मासूम भी खड़ा हो जाइए, अमर बैठो तो। फेरस, फेरस का होता है संकेत Fe, कथी है? इसको समझौता क्या होता है? एक देखिए ठीक से, 2 होगा, दिख रहा है? फेरस का 2, नाइट्राइड का 3। इसको देगा ना एक दूसरे को। चलिए बोलिए मासूम भी क्या लिखे? Fe3N2। Fe3N2 अब समझ में आ गया। लेकिन फेरस था, लोहा में फेरस था। अब आ जाएगा अगर फेरिक, फेरिक नाइट्राइड Fe क्या हो जाएगा? 3 N तो सर यहाँ Fe2 लिखे है, हाँ यहाँ Fe3 का लिखे है। तो फेरस के लिए अलग सुन सकता है, फेरिक के लिए अलग है। यस सर। खड़ा हो जाइए, लोकेश कुमार उर्फ लॉकेट कुमार। बाबू हंसी कर रहा है, बुरा ना मानिएगा। क्या है? क्लास है फेरिक नाइट्राइड Fe3 हो गया, N3 हो गया, तो 3 मिल गया तो इसको हटाएंगे कि क्या करेंगे? और इसको हटा देंगे। अब लिए खाली Fe हो गया, समझा गया? आया? उसी तरह एस्टेरस और एस्टेनिक भी आएगा तो कर दीजिएगा। उसी तरह क्यूप्रस और क्यूप्रिक भी आएगा तो कर दीजिए, कोई दिक्कत? जैसा आप कह रहे हैं, एक बना रहा है आपको क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बना रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड। खड़ा हो जाइए अमन, अमन खड़ा हो जाइए अमन। क्यूप्रस में क्या होता है? याद करके नहीं आए हैं। क्यूप्रस में क्या होता है? एक गधा बोलो ना, Cu। इसका कितना संयोजकता? संयोजकता कितना होता है? संयोजकता वैलेंसी 1 होता है। ऑक्साइड का कितना होता है? ऑक्साइड का O तो है, लेकिन संयोजकता कितना है? वैलेंसी आप ले लिखा भी कितना है? कितना है? 2। तो इसको लेन देन कर देना है, लेन देन करेगा ना वो, तो इसको देगा, इसको देगा, तो क्या बनेगा? Cu2O। कोई दिक्कत है? सर ऑक्साइड इसमें लिखा है। ऑक्साइड नहीं लिखवाया है तो ऑक्साइड बोर्ड पर लिख दिया, ऑक्साइड लिख रहा है O2। कोई दिक्कत है? तो ये समझ गए ना कैसे बनता है? आपको बना कर लाना है घर से, 100 ठो बनेगा। 100 का उससे ज्यादा भी बन सकता है, यानी इसमें के एगो से उसके पूरे से, ऋण मूलक के फिर एगो से, फिर उसके पूरे से, फिर इसके अगला से, फिर उसके पूरे से, फिर इसके अगला से, फिर उसके पूरे से, ऐसे करके बना के लाना है।
100 तो बनेगा। नोट कीजिए बाबू, बोर्ड पर के नोट कीजिए समझने के लिए। अब आपके पास ये चीज आ जाए कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के घोल में डाला जाता है, तो क्या बनेगा? तो आपके मन में ये तंगी होगा, ये महसूस होगा कि ये सिल्वर नाइट्रेट है क्या, ये सिल्वर नाइट्रेट कैसे आया, ये सिल्वर नाइट्रेट को हम कैसे बनाए? तो सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको पहले हम फार्मूला सूत्र प्राप्त करेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट, जिसको चांदी नाइट्रेट भी कह सकते हैं, सिल्वर का हिंदी चांदी होता है ना, तो चांदी सिल्वर नाइट्रेट का होता है, सिल्वर का होता है Ag। क्या होता है? इसका संयोजकता होता है 1। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अरे कौन Ag कहा है तो बड़ी हंसा है सब, क्या समझ के हंसा है सब? आ जाए, फिल्म में सुनता है सब ना। नाइट्रेट का होता है NO3 और 1 है, कौन सी है? 1। तो Ag का 1 है, NO3 का 1 है। कोई बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये 1 हटा देंगे तो हो जाएगा AgNO3, AgNO3, यानी ये होगा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब कौन है, इसको किसके साथ मिलाया जाता है? इसको मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम का आप जानते हैं Na का 1, आप क्लोराइड का Cl का 1 हट जाएगा तो बनेगा NaCl। अब मिलाया जाता है तो बनाया जाता है, तो क्या होगा? AgNO3 को मिलाया जाएगा NaCl के साथ, ध्यान से होगा। AgNO3 को मिलाया जाएगा NaCl के साथ। कैसे? अब क्या बनेगा इस चीज को जानिए। आपको अभी कोई हम चैप्टर का चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम समझाने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कह देगा सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो पहले हम सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला प्राप्त किए, सूत्र प्राप्त किए AgNO3। उसी तरह सोडियम क्लोराइड का हम फार्मूला प्राप्त किए NaCl। इसको इसके साथ हमको मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। आपको निश्चित रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, ऐसा भी बहुत सवाल आएगा, अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मिलाने वाला आएगा, ठीक है? आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा, फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह AgNO3 है, तो Ag जो है वह धन मूलक में हमको मिलता है। आप पूरा कॉपी उलट के देख सकते हैं कि धन मूलक में लिखा है कि नहीं लिखा है। एक प्लस लिखा है, प्लस वाला में धन मूलक है, धन का मतलब प्लस आप पॉजिटिव कर रहा है। एक उसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। देखो धन लिख दिए, तो यार संक्षेप में लिखने का मतलब होता है कि धन मूलक में बा और संयोजकता 1 बा। कति बा? 1। फिर NO3 यहाँ माइनस, NO3 माइनस, Na यहाँ पे कति में है? प्लस में, और Cl कति में है? माइनस में। सुनो, तो हैकर प्लस वाला एकरा माइनस वाला से अब क्रिया करा दो, यानी Ag पर 1, Ag पर एक बा, अरे ये के है, और Cl पर 1, Cl कितना है? 1 एक रहता तो हटा देते हैं, तो क्या बनता है? AgCl। क्या बन गया? AgCl। इसका काम हो गया तो ये बन गया AgCl। फिर लिख देंगे प्लस, क्या लिख देंगे? प्लस। कोई दिक्कत है? फिर Na है वो प्लस में, आएगा NO3 है माइनस में। Na पर 1 प्लस है तो इसका समझ लगता है एक हुआ, पहले ही लिखाएगा कहीं प्लस में है, धन मूलक में है, क्षारकीय मूलक में है, तब भाई लिखाएगा NO3 1 हट गया। तो ये क्या बन गया? Na1 है 3 है, Na है NO3, एरा कदर NO3, तो आप बन गया Na1 है 3। अब एकरे नाम रखा था, तो नाम कैसे रखते हैं आप? Ag है, Ag को आप क्या कहते हैं? सिल्वर कहिए चाहे चांदी कहिए, तो चांदी हम कह दिए चाहे सिल्वर कह दिए। अच्छा, उसके साथ Cl है तो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन से ऋण मूलक में क्या लिखा था? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये सब नहीं लिखवाए थे? आइड 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 सब जुट रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड। यहाँ पे Na3, तो ये सोडियम Na क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। NO3 क्या है? नाइट्रेट। इधर यहाँ पे लिखा है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं लिखा है, तब कौन गुना हम कर दिए? अब आया कि समझ में? आया समझ में? इसको उतारने की जरूरत नहीं आपको, हमने ऐसे समझाया है कि ऐसे आपको बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो आप कहाँ से सीखे? ये बनाने वाला तरीका जो अभी सीखे हैं, ये बनाने वाला तरीका जो अभी सीख रहे हैं इसी से। लेकिन ये बनाने वाला तरीका परफेक्ट कब हो जाएगा? जब कल आपको उस 11-12 में से इस 11-12 में मिला बनाइएगा, तो बराबर 144
बारीक स्क्वायर होता है ना, लगभग 150 के करीब में आपके पास ऐसा बनेगा। और जब बनेगा ना तो आपको ये बार बार लिखते 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 इसका संकेत और वैलेंसी आपको याद हो जाएगा, तो आप लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये चीज करना पड़ेगा। आप समझ गए बबी? आया ना समझ? बबी समझ में आया? रोशनी कुमारी, तुमको नहीं आएगा तो रोशनी ही नहीं मिलेगी भैया। ठीक है, ये तुमसे मिला दे। अब आइए, आपका चैप्टर शुरू किया जाता है, जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है रे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं लिखा होगा उसमें, लिखेगा अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हुआ, 10th क्लास का, क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कोई दिक्कत है ना? जल्दी चैप्टर का नाम लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तभी आप लोग लिखे हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बात बता रहे हैं बाबू, ये बताइए, आप पढ़े थे दो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। लड़की बहुत हंस रही है तू, ठीक है। और एक भौतिक परिवर्तन पढ़े थे। क्या कोई है बता देने वाला कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आप 7वां क्लास या 8वां क्लास में क्या पढ़े होंगे? कौन कौन जो है बता सकता है, हाथ उठाएगा। पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं है, काहे कि हम रिवीजन में रखते ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में यही बात था बाबू, कि ये जो है कोई पदार्थ अपने आप को चेंज कर लेता है, लेकिन जिस तरह वो चेंज किया, वो चेंज करने वाला कारक उस पर से हटाते हैं तो अपने अवस्था में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते हैं जब कोई चीज जो है, कोई पदार्थ जो है अपने आप को चेंज करके दूसरी अवस्था में ला दी, लेकिन फिर उसके वो कारक को हटाने पर मूल अपने अवस्था में आ जाता है, तो कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे इसमें सुनिएगा, रासायनिक परिवर्तन में चावल से हम भात को बना देते हैं, चावल से भात को बना देते हैं, लेकिन क्या भात से फिर चावल बनेगा? नहीं होगा। भोजन हमारे पेट में चल जाता है तो पच जाता है, पचने के बाद क्या भोजन फिर बन जाएगा? नहीं, दूसरे रूप पे निकलता है। समझ रहे हैं ना? भोजन हमारे शरीर में जाता है और उसमें पच जाता है गजड़ गजड़ के। अगर एक बार कोई सौन कर दे दे दाल भात सब्जी दही सही सब, तो खाने का हिल नहीं करेगा, गिल जाएगा। लेकिन वही हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो आपस में एकदम गजर 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 बना देता है, क्या समझे बात? लेकिन बाबू हम लोग तो खाते हैं, खाना पेट में जाता है दाल भात, लेकिन क्या वो दाल भात फिर निकलता है? नहीं, दूसरे रास्ता पकड़ लेता है और दूसरा तो भोजन से भोजन का पचना, भोजन का पचना, तो लोग बार बार बोल रहे हैं ना, रुक जाओ सब। भोजन का पचना यानी भोजन पचने के बाद फिर भोजन नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना रासायनिक। कहेगा ना सर दही में हम पानी डाल के फिर उसको ऐसे ऐसे भिगोर देंगे तो दूध बन जाएगा, इतना हो कोशिश कीजिएगा जैसे दूध था वैसे नहीं बन सकता, बन सकता है? तो ये सारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग जाता है, लेकिन उसको कितना हो कोशिश करते हैं तो लोहा मतलब जर्जर हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन पहले के लोहे की तरह नहीं हो पाता है, तो इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? अब आइए एक मिनट, अभी दूध फट जाता है। हाँ, दूध का फटना भी है। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या आते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसमें देखिए क्या आता है, जैसे जल है बर्फ का रूप धारण कर लेता है, क्या बन जाता है? लेकिन बर्फ को फिर गर्म करते हैं तो जल का रूप धारण कर लेता है। जल जो है भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, उसको ज्यादा गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब खौलता है तो भाप बन जाता है, ऊपर उड़ता है।
लेकिन जैसे फिर उसके आगे ढक्कन है या कोई चीज हम लगा देते हैं तो फिर वो आगे जाकर ठंडा होकर जल बन जाता है। यानी ये सब हुआ भौतिक परिवर्तन। गुब्बारे को फूलना, गुब्बारा को हम फुला देते हैं, हवा उसमें भरते हैं तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा होता है, फट हो जाता है। लेकिन जैसे फिर हवा को हम निकालते हैं तो फिर छोटा हो जाता है, यह है भौतिक परिवर्तन। रबड़ को हम खींचते हैं, रबड़ को तो बड़ा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं फिर छोटा हो जाता है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप समझ गए। तो सेम वही बात है बाबू, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अपक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ये बताइए गुण का ये क्या है? ये बताइए जल को हम बर्फ में बदल दिए तो क्या वो दूसरा चीज हो गया? वो तो जल के फिर धारण कर सकते हैं, उसको फिर पानी की तरह अगर उसको बांधते हैं, चाव लेते हैं, चूस लेते हैं, पी लेते हैं, या उसको गरम करके पी लेते हैं, गरम तो उज्ज्वले है, कच्ची है। ध्यान दो लोग, मगर हम लोग मुंह में बर्फ मिल गया हमको टुकड़ा, तो मान लो फ्रीजर में से निकाल लिए और उसको मुंह में डालेंगे तो पानी की तरह लगेगा, तो उसका गुण थोड़े बदला, गुण थोड़े बदला। तो कह रहा है कि भौतिक में गुण नहीं बदलता है लेकिन रासायनिक में गुण बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखवा है कि अब देखिए जैसे A प्लस बी है, एग्जाम्पल है A प्लस बी। अब ये दोनों अब क्रिया करता है तो बनाता है C प्लस डी, C प्लस डी। समझ आ रहा है हीरो? जैसे यहाँ पे चावल प्लस पानी मिलकर बनाता है भात। क्या बनाता है? भात प्लस माड़। क्या बनाता है? भात प्लस माड़। देखिएगा गुण कैसे बदल गया। चावल था, भात बना, पहले पटर पटर कर रहा था लेकिन अब मुंह में घुल जा रहा है। बीच में तो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है बीच में, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, सब बीच में बहुत ज्यादा बोल रहा है, सब आलतू फालतू बात। हम कह रहे हैं कि चावल को चावल जैसे भात में बदला, तुम नहीं बनाता है, तुम बैठकुआ चावल बनाता है, तुम जानो घर की माँ बहनें जो बनाती है वो पसंदुआ भात बनाती है ना, पसाती है ना। तो हम चावल है, चावल जो हम खाते हैं, चावल जो है पहले मुंह में पुटर पुटर कर रहा था, जब वो भात बन गया तो क्या हो गया? अब मुंह में मुझे कर रहा है एकदम मुलायम सा जा रहा है, जा रहा है। पानी था तो पहले पानी की तरह लग रहा था और माड़ हो गया तो तेरे का मोटा हो गया, और मोटा हो गया। तो इस तरह कहते हैं कि यानी इसके गुण से बदल गया। तो आप इसी तरह बहुत सारा क्रिया ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूर्य के प्रकाश में एक करके रख देते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे कहिएगा सर 2 के रूप में क्या लिखे? हाइड्रोजन का संकेत तो आप खाली H बताए हैं। क्या बताया है? H। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को आप 2 के लिखे तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है? समझिए बउआ, हाइड्रोजन गैस है और गैस कभी भी अकेले नहीं लिखाता है, यानी कभी भी वो 2 के रूप में रहता है। उसका परमाणु कितना लिखते हैं? 2, H2। यानी क्लोरीन क्या है? गैस है, Cl2 लिखाता है। यह कहेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन गैस। और यहाँ मिल गया तो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। या इसी को कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में साथ देता है। हमारे पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे गए हुए खाने को खूब यानी जाता है। ठीक है। हाँ, कब आता है, कब घी बढ़ता है, पेट में लेकर दिन भर घूम रहा है, इतना बढ़िया घी लगता है, ये मत खाइए। मन में सब कोई सोचे कि पेट में लेकर क्या घूम रहा है। ठीक है। अब सुनिए रासायनिक अपक्रिया में, सुनो बाबू, रासायनिक अपक्रिया में जो चीज भाग लेते हैं ना, भाग जैसा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया तो ये बोलता है अभिकारक। क्या बोलता है? क्या बोलता है? अभिकारक। भाई सुनिए साहब, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। आप सुनिएगा, अब क्रिया समझते हैं ना, रासायनिक क्रिया समझते हैं ना,
कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यस ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। या इसका हिंदी में एक और नाम है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद। वो तो दूसरा कुछ समझ के हंस रहा है सब, लेकिन वो उत्पाद नहीं, बनने वाला प्रोडक्ट जो भी बनता है वो। ठीक है, तो कम समझो तो दूसरा कुछ बर्बाद हो जाएगा सब, अब बर्बाद होकर चरबाद हो जाएगा सब। ठीक है, तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो आप जाने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपको एग्जाम्पल का तौर पर लेना पड़ेगा। कहा बोलिए, क्लोरीन कहाँ से ले आती है? अपना मन से एग्जाम्पल फिर से बता रहा है। रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया लिखा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखा है तो हो गया A+B बराबर, मगर इसको तीर के निशान देकर अब क्रिया करके बनाया C+D। एग्जाम्पल लिए है, अपने मन से एग्जाम्पल उठाया है कि हाइड्रोजन H2 जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाया? HCl। क्या बनाया? अच्छा, H कै गो है? 2 गो। Cl कै गो है? तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी हमको 2 रखना पड़ेगा। ये काहे रखना पड़ेगा हम बाद में बताएंगे। जब संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे ना, रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि काहे बैलेंस किया जाता है, काहे संतुलित किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जानिए H कै गो है? 2 गो। Cl कै गो है? 2 गो। यह कै गो है? HCl एगो बना था, लेकिन यहाँ पे 2 लिखकर दुइये गो H, दुइये गो Cl। सबसे पहले तो हम समझा रहे हैं तो आप लोग का ध्यान इधर उधर जा रहा है, आपको बात पर आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको बुझा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बाबू। लेकिन हम जितना बोल रहे हैं शायद क्लास में उतना नहीं बोलते, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सारा कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा आपसे विनती है कि आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और निश्चिंत होकर जाएंगे तो कौन चीज है जो समझ में नहीं आएगा। दुनिया में सारा चीज हम लोग दुनिया में ही सीखते हैं, कोई अल्लाह ताला यहाँ से, ईश्वर यहाँ से, गॉड यहाँ से सीख के नहीं आता है। हम अभी कह रहे हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पर H2 ले लिए और हाइड्रोजन गैस लिए, Cl2 लिए, दोनों को मिलाए तो बना हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए या इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए। ये बना H 2 होता, क्लोरीन 2 होता, तो HCl हमको जो बना हुआ था ना HCl, तो इसके पहले 2 दे दिए, इसके पहले क्या दे दिए? 2 दे दिए। ये हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो आपको किताब रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा के नीचे लिखना पड़ेगा कि A+B C+ या H2 + Cl2 क्या बनाया? 2HCl। इसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, इसको क्लोरीन गैस, और दोनों मिलकर बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देखिए कहे है कि जो भाग लेता है ना, इस सब को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। आज जो ये दोनों के बनने के बाद बनता है होता है प्रतिफल। क्या होता है? या इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आया? अब ये अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या, इसका अलग अलग परिभाषा लिखाया जाएगा, लेकिन आप पहले एग्जाम्पल जैसे के तौर पर उस परिभाषा के नीचे इतना चीज उतारिए, इतना चीज उतारिए बाबू।